नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंद्रगुप्त नाटक की भाषा के बारे में और चंद्रगुप्त नाटक की रंगमंचीयता के बारे में। ये वीडियो केवल बीपीएससी के लिए है क्योंकि यूपी पीसीएस और यूपीएससी में स्कंदगुप्त नाटक है, जबकि बिहार पीसीएस के सिलेबस में अगर हम ऑप्शनल की बात करें तो वहां पर चंद्रगुप्त नाटक सिलेबस में है। तो चलिए बात करते हैं चंद्रगुप्त नाटक की भाषा के बारे में। इसके पहले एक सूचना है आपके लिए, अगर अब तक आपने आंसर राइटिंग प्रोग्राम में भाग नहीं लिया है तो ये नंबर है 9169041691। इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, केवल व्हाट्सएप करिएगा और डिटेल ले सकते हैं। 45 दिन का आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। 31 अक्टूबर यानी कि छठ पूजा तक इसमें 300 रुपये की छूट है, तो उसके हिसाब से आप चाहें तो ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं। देखिए, जयशंकर प्रसाद के नाटकों की भाषा को लेकर और उनकी रंगमंचीयता को लेकर हमेशा विवाद रहा है और खुद जयशंकर प्रसाद का भी ये मानना था कि उनके जो नाटक हैं वो किसी सस्ते रंगमंच के लिए नहीं है या किसी मनोरंजन के लिए नहीं है, वो एक साहित्यिक नाटक हैं। और उनका ये मानना था कि उनके नाटक इस स्तर के नाटक हैं कि अपने स्तर के अभिनेता और अपने स्तर के दर्शक दोनों वो खुद निर्माण करने के काबिल हैं। मतलब एक नया रंगमंच चाहिए, एक अलग तरह का रंगमंच चाहिए प्रसाद के नाटकों के मंचन के लिए। बात करें उनकी भाषा की तो उनकी भाषा को लेकर भी बहुत सारा विवाद है। खास तौर पे अगर आप बात करिए, देखिए किसी भी रचना की भाषा की जो एक कसौटी होती है वो होती है पात्रानुकूलता। मतलब कोई नाटक पात्रों के अनुकूल है कि नहीं है, पात्रों के अनुकूल है कि नहीं है। आप सपोज करिए कि कोई एक ऐसा पात्र है जो ब्रिटेन का पात्र है और वो ब्रिटेन का पात्र किसी नाटक में शुद्ध संस्कृत बोलता हो, तो ये थोड़ा सा आपको दर्शक को अच्छा नहीं लगेगा। नाटक की बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि ये ऐसा नहीं हो सकता है, अपवाद होता है, मगर अधिकतर केस में हम देखते हैं कि आप लगान फिल्म देखिए, दुगना लगान देना पड़ेगा, तो वो कैसे ऐसे बोल रहा है, इसलिए बोल रहा है कि वो दिखाया जा रहा है कि पात्र के अनुकूल भाषा है। तो वैसे ही प्रसाद के जो नाटक हैं वो अधिकतर नाटक ऐतिहासिक हैं, पौराणिक कथानक पर आधारित हैं। तो इन ऐतिहासिक और पौराणिक नाटकों के लिए जब आप पात्रों का चयन करते हैं, पात्रों की भाषा का चयन करते हैं, तो आप किस तरह की भाषा रखेंगे। तो जिस युग से संबंधित नाटक आप लिख रहे हैं उस युग में जो भाषा प्रचलित थी उस हिसाब से आप रखेंगे। तो वैसे ही प्रसाद के नाटकों की भाषा भी पात्रानुकूल है, मगर उनके जो नाटक हैं वो ऐतिहासिक और पौराणिक होने के कारण संस्कृत निष्ठ भाषा देखने को हमें मिलती है और उनके संवाद भी संस्कृत का पुट लिए रहते हैं, दार्शनिकता होती है संवादों में। बात करिए अब, देखिए यहाँ पर प्रसाद जो हैं उन्होंने ज्ञान, विज्ञान, धर्म, दर्शन, इतिहास, शास्त्र, काव्य, राजनीति, भूगोल, विभिन्न क्षेत्रों के शब्दों का चयन किया है। डॉक्टर गोविंद चातक ये क्या बोलते हैं, रंगशिल्प के विशेषज्ञ हैं, ये बोलते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रसाद का एक एक शब्द उनके चिंतन और मनन को प्रकट करता है। उनके शब्दों के पीछे प्राचीन भारत की समूची संस्कृति और परंपरा बोलती है। इतिहास को समझे बिना प्रसाद के नाटकों में प्रयुक्त शब्दों, अनुभूतियों और विचारों का आस्वादन संभव नहीं है। तो भाषा इनकी विवादास्पद है, आलोचकों का कथन भी अलग अलग रहा है। जैसे कि अगर आप प्रेमचंद की बात करें तो प्रेमचंद ने खुद ही कहा था कि प्रसाद के नाटकों की भाषा ऐसा लगता है मानो 100 टन मिट्टी के नीचे दबी हुई लाश हो। तो ये एक आलोचना का आप कथन समझ सकते हैं, स्वयं इसके बारे में कहा था। अब हम बात करते हैं कि भाषा के बारे में प्रसाद क्या कहते हैं। प्रेमचंद के बारे में समझ लिया हमने और उनके जो एक और आलोचक के बारे में समझा। स्वयं प्रसाद क्या कहते हैं? प्रसाद कहते हैं कि भिन्न भिन्न देश और वर्ग वालों से उनके देश और वर्ग के अनुसार भाषा का प्रयोग कराने से नाटक को भाषाओं का अजायब घर बनाना पड़ता है जो कहीं अधिक अप्राकृतिक हो जाता है और सामाजिकों के लिए भी इतनी भाषाओं से परिचय रखना असंभव है। इसके अतिरिक्त इस विषय की अधिक आवश्यकता भी नहीं दिखाई पड़ती। न जाने कितने विदेशियों को हम अपनी ही तरह हिंदी बोलने समझते पाते हैं, जहां भावुकता और कल्पना के बल पर हम इतने बड़े अभिनय को नकल और अभिनय न समझकर सच्ची घटना मानते हैं और उसी के साथ हंसते, सुख दुख सहते हैं। ये प्रसाद का ही कथन है। उसके बाद से उन्होंने और भी क्या, ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा, एक बार यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करें सीधे सीधे चंद्रगुप्त की भाषा शैली, इसकी विशेषता क्या है, क्या भाषा शैली है। तो देखिए, काव्यात्मक है, संस्कृतनिष्ठ है, प्रतीकात्मक है, छायावादी,
अलंकारिकता का प्रभाव भी इसमें देखने को मिलता है और चंद्रगुप्त प्रसाद का ऐतिहासिक नाटक है, इसलिए देश काल के अनुरूप भाषा के लिए अनुरूप शब्दावली का चयन किया गया है। अब बात करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले बात करें संस्कृत निष्ठता कैसी है। तो देखिए संस्कृत निष्ठ भाषा है। नाटक के अधिकांश पात्र राजन्य वर्ग के अथवा इसी वर्ग से संबंध रखते हैं और ब्राह्मण भी हैं और सामान्य नागरिक भी हैं इस पात्र में। उस समय ज्ञान विज्ञान साहित्य की प्रमुख भाषा संस्कृत हुआ करती थी, इसलिए संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग प्रसाद के इस नाटक में अनिवार्य हो जाता है और है भी। हालांकि इससे कहीं कहीं पर कहीं भी दुर्वहता कठिनाई वैसी नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि सरस भाषा है और आप इसका उदाहरण भी लिख सकते हैं। देखिए जब भी आप भाषा से प्रश्न पूछे तो आप उदाहरण भी लिखिएगा कि भाषा कैसे आप देखते हैं। तो जैसे आप उदाहरण के लिए लिख सकते हैं चाणक्य का ये कथन, त्याग और क्षमा, तप और विद्या, तेज और सम्मान के लिए है, लोहे और सोने के सामने सिर झुकाने के लिए हम लोग ब्राह्मण नहीं बने हैं। तो भाषा आप संस्कृतनिष्ठ होते हुए भी, तत्सम भाषा होते हुए भी, तत्सम हिंदी की शब्दावली का प्रयोग होते हुए भी इतना कठिन नहीं है कि आप इसको न समझ पाए। फिर भाषा काव्यात्मक है। अब देखिए छायावाद के कवि भी रहे हैं प्रसाद, तो छायावादी कवियों में अलंकारिकता, प्रकृति के प्रति प्रेम, नारी के प्रति उदात्तता का भाव हुआ करता था और काव्य जो है उस काव्य की जो काव्यात्मकता होती है, जो लय होता है, तुक होता है, वो चीज कहीं ना कहीं प्रसाद के नाटकों में भी देखने को मिलती है। जैसे आप यहाँ पर देखिए उदाहरण है, सिंहरण कहता है, एक अग्निमय गंधक का स्रोत आर्यवर्त के लौह अस्त्रागार में घुसकर विस्फोट करेगा। चंचला रणलक्ष्मी इंद्रधनुष सी विजय माल हाथ में लिए उस सुंदर नील लोहित प्रलय जलद में विचरण करेगी और वीर हृदय मयूर से नाचेंगे। देखिए कितना रूपक और उपमा का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से प्रयोग है। अलंकृत है भाषा। छायावादी काव्य के अनुरूप नाटकों की भाषा अलंकृत है, कोमलता भी है, सुकुमारता भी है, विराट भी है, गहन अनुभूति से सजी हुई भाषा भी है और भव्य और अर्थपूर्ण भाषा है। चंद्रगुप्त का यह कथन आप उदाहरण में लिख सकते हैं, चतुर सेवक के समान संसार को जगाकर अंधकार हट गया, रजनी की निस्तब्धता काकली से चंचल हो उठी है, नीला आकाश स्वच्छ होने लगा है, डैश 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 आगे छोड़ दीजिएगा। यह जागरण का अवसर है, जागरण का अर्थ है कर्म क्षेत्र में अवतीर्ण होना। यहां पर देखिए तो सूत्र वाक्य का प्रयोग भी है, जागरण का अर्थ है कर्म क्षेत्र में अवतीर्ण होना, यह सूत्र वाक्य है। आगे बढ़ते हैं। दार्शनिक और गंभीर भाषा है। चंद्रगुप्त की भाषा काव्यात्मक होने के साथ साथ दार्शनिक भी है। आप जैसे कात्यायन है या फिर चाणक्य हैं तो इन लोगों की भाषा में वैसी दार्शनिकता भी देखने को मिलती है। जैसे कात्यायन की एक भाषा का वो क्या बोलते हैं वो लिख सकते हैं, भूमा का सुख और महत्व है जिसको आभास मात्र हो जाता है, उसको ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन अभिभूत नहीं कर सकते। ओजपूर्ण भाषा है। राजनीति और कूटनीति और युद्ध का वर्णन है तो ओजपूर्ण भाषा होगी ही। उसका भी उदाहरण आप देख सकते हैं, चाणक्य जब कहता है कि पौधे अंधकार में बढ़ते हैं और मेरी नीति लता भी उसी भांति विपत्ति में लहलहा रही होगी। हाँ, केवल शौर्य से काम नहीं चलेगा, एक बात समझ लो, चाणक्य सिद्धि देखता है, साधन चाहे कैसे ही हो, बोलो तुम लोग प्रस्तुत हो। ये ओज लोगों को ये आप कहिए कि उत्तेजना दी जा रही है, युद्ध करने के लिए तैयार किया जा रहा है। नाटकीयता है, रसानुकूल भाषा का प्रयोग है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलका का कथन, भाई अब भी तुम्हारा भ्रम नहीं गया, राज्य किसी का नहीं है, सुशासन का है, जन्मभूमि के भक्तों में आज जागरण है, देखते नहीं प्राच्य में सूर्योदय हुआ है, भाई तक्षशिला मेरी नहीं और तुम्हारी भी नहीं, इसके लिए मर मिटो। ठीक है, ये अलका का कथन है जब वो आंभिक से कहती है। सुक्तियों का सार्थक प्रयोग किया गया है। जैसे आप सुक्ति देखिए क्या है, आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है, ब्राह्मणत्व एक सार्वभौम शाश्वत बुद्धि वैभव है। ये सब सुक्ति है। सुक्ति का मतलब समझिए सूत्र वाक्य होता है एक ही वाक्य में। जैसे आप देखिए कि क्रोध या क्रोध कौन सा एक था मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर आप कविता क्या है पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा आपको, या फिर आप जब निबंध पढ़ेंगे तो आचार्य शुक्ल के निबंधों की जब हम बात करेंगे तो वहां पर सूत्र वाक्य बहुत सारे मिलेंगे, है ना। तो सूत्र वाक्य का मतलब होता है जैसे वो एक ही वाक्य है मगर वो एक वाक्य, एक तो वो यूनिवर्सल होगा। यूनिवर्सल का मतलब क्या है कि सार्वत्रिक होगा, हर जगह उसकी प्रासंगिकता बनी रहेगी। जैसे आप ये देखिए, आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, मुझे याद आ गया निबंध से है, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। अब देखिए ये एक सूत्र वाक्य हो गया। वैसे ही यहाँ पर आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है, ये सूत्र वाक्य हो गया, सूक्ति हो गई। लक्षणा व्यंजना का प्रयोग किया गया है चंद्रगुप्त की भाषा को आप कहिए तो प्रभावशाली बनाने के लिए। जैसे आप देखिए, कुसुमपुर फूलों की सेज से ऊँघ रहा है, कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, या फिर इंद्र इंद्र ही। चाणक्य कहता है, मैं कुत्ते को कुत्ता ही बनाना चाहता हूं, नीचों के हाथ में इंद्र का अधिकार चले जाने से जो सुख होता है उसे मैं भोग रहा हूं।
फिर पात्रानुकूल भाषा का अभाव। अब ये देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि भाषा पात्रानुकूल होनी चाहिए, मगर प्रसाद ये भी कह रहे हैं कि पात्रानुकूल भाषा का मतलब ये नहीं है कि आप अलग अलग परिवेश के व्यक्तियों को अगर पात्र बना रहे हैं तो क्या आप अलग अलग 25 तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे। कोई बंगाली पात्र आ गया तो बंगाली बोलेगा, मराठी आ गया तो मराठी बोलेगा, हिंदी आ गया हिंदी भाषी बोलेगा, अंग्रेजी का आ गया तो वो अंग्रेजी बोलने लगे, तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम वाले पात्र हैं तो वो बोलने लगे। तो फिर दर्शक समझेगा कैसे? दर्शक तो केवल एक भाषा जान रहा होगा या 2-3 भाषा जान रहा होगा, सारे दर्शक सारी भाषाओं को तो नहीं जानते होंगे। तो इसलिए ये एक पात्रानुकूल भाषा के, आप कह सकते हैं कि इस नाटक में पात्रानुकूल भाषा से थोड़ा सा अलग भी हो गए हैं प्रसाद। जैसे सभी पात्र, चाहे राजा हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, परिचारक हो, विदेशी हो, सब एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं। सिकंदर, सेल्यूकस, कार्नेलिया ये सब बाहर के हैं, मतलब यमन है, मगर फिर भी संस्कृत बोल रहे हैं। अब सिकंदर संस्कृत बोल रहा है, कार्नेलिया संस्कृत बोल रही है, तो ये अटपटा तो लगता है, मगर प्रसाद ऐसा करते हैं। प्रसाद की भाषा के इस प्रयोग का कारण राजनाथ शर्मा बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने कहा कि उनके नाटक भारत के प्राचीन इतिहास से लेकर 7वीं-8वीं शताब्दी तक के इतिहास से संबंधित रहे हैं। उस युग में शिष्ट जनों की भाषा संस्कृत हुआ करती थी, विभिन्न प्राकृतों और अपभ्रंशों का भी समाज में व्यवहार होता था, तो इसलिए इस तरह की भाषा बोली जाइए। और विदेशी जो है वो भारतीयों के साथ किस प्रकार की भाषा बोलते थे इसका पता नहीं चलता है, इतिहास से भी नहीं पता चलता है। तो इस तरह से ये भाषा है इनकी। अशिक्षित वर्ग किस तरह की भाषा का प्रयोग करता था वो सब है, मगर फिर भी प्रसाद ने एक ही तरह की भाषा बुलवाई है। हर पात्र से वो संस्कृतनिष्ठ हिंदी ही बुलवा रहे हैं। अब ये आलोचकों के मन में आलोचकों ने इसकी आलोचना भी की है, भाषा को लेकर एक आलोचना भी है। और भाषा को लेकर चंद्रगुप्त क्या कहिए, आप कहिए, प्रसाद के सभी नाटकों में विवाद रहा ही है। संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग एक तरह से आक्षेप है कि पात्रानुकूल भाषा नहीं है आपकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त नाटक की रंगमंचीय प्रस्तुति या फिर चंद्रगुप्त की रंगमंचीयता पर यदि प्रश्न आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो देखिए, कोई भी नाटक तभी सफल माना जाता है जब वो रंगमंच पर भी अपनी प्रस्तुति, अपना प्रभाव छोड़ सके। अब यहाँ पर बात करें कि कैसे एक नाटक रंगमंच पर सफल होता है, तो नाटक में संवाद छोटे हों, रोचक हों, हास्यपूर्ण भी हों, उसके साथ साथ क्लाइमेक्स जिसको हम कहते हैं, नाटकीयता जिसको कहते हैं, वो होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए कि नाटक में अभिनेता का बहुत बड़ा महत्व है। अभिनेता का मतलब है कि अभिनय करने के लायक वो नाटक है कि नहीं है। अब अभिनेता वही नाटक उसी नाटक में होगी जिसमें कि संवाद भी ठीक ठाक हो, बहुत ज़्यादा दुरूह संवाद नहीं होने चाहिए। चंद्रगुप्त की अभिनेता की यदि हम बात करें रंगमंच के आधार पर, तो पर्याप्त विवाद है इसके संदर्भ में। विवाद क्या क्या है उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला विवाद है कि दृश्य विभाजन का आधिक्य है, मतलब बहुत सारा दृश्य विभाजन है। आपने देखा कि कितने सारे दृश्य हैं, किसी में 11 है, किसी में 13 है, कुल 44 दृश्य हमने देखे। दूसरी बात, काल योजना का बिखराव है। अब देखिए, प्रसाद के समय में 3 रंगमंच चलते थे। एक था संस्कृत रंगमंच, एक था पारसी रंगमंच और एक था हिंदी का असंगठित रंगमंच। संस्कृत रंगमंच बड़ा ही सभ्य रंगमंच था। पारसी रंगमंच ठीक उसके उल्टा अश्लीलता, भौंडेपन का एक पर्याय था। आप कह सकते हैं कि वहाँ पर जो पारसी रंगमंच है वो व्यावसायिकता को, अगर रंगमंच में व्यावसायिकता लाई जाए तो वो पारसी रंगमंच से ही प्रेरित है। फिर पर्दे का प्रयोग जो है वो भी पारसी रंगमंच से ही उसकी भी शुरुआत हुई थी। तो लटके झटके थे पारसी रंगमंच में और प्रसाद इसको ठीक नहीं मानते थे। अब प्रसाद ने क्या किया, संस्कृत और पारसी रंगमंच के विभिन्न तत्वों का समन्वय करते हुए प्रसाद ने हिंदी के असंगठित रंगमंच को संगठित और सुव्यवस्थित बनाने का प्रयास किया। व्यावसायिक तो हो मगर रंगमंच फूहड़ और बाजारू नहीं हो, इसका ध्यान था। तो ये एक काम उनका रहा है, प्रसाद का ये एक आप कह सकते हैं योगदान रहा है। अब देखिए यहां पर देखिएगा, एक सेकेंड, प्रसाद ने अभिनेता पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है और आप कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त नाटक में भी अभिनय की दृष्टि से बहुत सारे दोष हैं और उन दोषों की यदि हम चर्चा करें तो कुछ ऐसे दोष जो हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला दोष जो है वो दृश्य विभाजन का दोष है कि बहुत सारे दृश्य हैं, तो एक तो वो दिक्कत है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तक्षशिला का गुरुकुल है, फिर मगध सम्राट का विलास कानन है, उसके बाद से साज सज्जा। अब देखिए एक दृश्य के बाद जब दूसरा दृश्य आपको लगाना है तो साज सज्जा करना पड़ेगा। एक समय आप तक्षशिला दिखा रहे हैं, तक्षशिला की यूनिवर्सिटी दिखा रहे हैं,
तो वहां पर पढ़ने लिखने वाला माहौल दिखा रहे हैं, फिर अचानक से आप नंद की विलासिता दिखाएंगे, नृत्य करते हुए नृत्यांगनाओं को दिखाएंगे, तो क्या इसमें समय नहीं लगेगा? मंच की सज्जा में काफी समय लग जाएगा। और ये जो अंतर है, समय का अंतर, ये नाटक में बहुत दिक्कत हो जाती है। अंकों का काल विभाजन भी ठीक नहीं है। पहले अंक में 1 वर्ष पहले की घटना है, फिर अचानक से 16 वर्ष पहले की घटना आ जाती है। तो ये जो घटनाओं का जो काल विभाजन है वो भी दिक्कत है। लंबे लंबे कथोपकथन है। कथोपकथन का मतलब होता है संवाद। अब लंबे लंबे संवाद से न तो अभिनेता अच्छे से बोल पाएगा और न तो जो दर्शक देख रहा है उसको स्वाद आ पाएगा। स्वाद कहने का मतलब कि मजा नहीं आएगा उसको। तो इससे क्या है, रसास्वादन नहीं कर पाएगा वो, इससे दिक्कत हो जाएगी। फिर अगला दोष है कि गीत। प्रसाद के अधिकतर नाटकों में गीत होते हैं और गीतों की अधिकता जो है वो भी दोष में गिना जाता है। बार बार गीत आ जाए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आप देखिए, प्रथम अंक के दूसरे दृश्य में सुवासिनी थोड़ी थोड़ी देर पर गाती रहती है, जो कि दर्शकों को नीरस लगता है। इसके अलावा काव्यात्मकता तो है ही, अतिशय काव्यात्मकता का प्रयोग हो जाए तो भी अच्छा नहीं लगेगा। और नाटक में यदि दार्शनिकता का पुट दे दिया जाए तो उससे भी एक दिक्कत है। दिक्कत यह है कि जब आप दार्शनिक संवाद की रचना करेंगे, तो जब संवाद में आप दर्शन का पुट डालेंगे तो वो संवाद अपने आप में दुरूह हो जाएंगे, कठिन हो जाएंगे, समझने के लिए समय लगेगा। दर्शक आपका जो देख रहा है नाटक, उसको मनोरंजन चाहिए, तो वो मनोरंजन में उसको दिमाग लगाना पड़ रहा है। तो ये चीज एक असफलता आप कह सकते हैं, और प्रसाद के नाटकों में ये देखने को मिलता है। तो ये एक तो दिक्कत है। चंद्रगुप्त में बहुत सारे ऐसी दिक्कतें हैं जो कि मैंने अभी आपको बताई। अब इस दिक्कत को निराकरण कैसे किया जाए, इन दिक्कतों का निराकरण कैसे किया जाए? तो देखिए, नाटक का विस्तार कम कर दिया जाए, अनावश्यक जो घटनाएं हैं उनको काट दिया जाए, गीतों को हटा दिया जाए। रंगमंच पर जब प्रस्तुत कर रहे हैं तो गीतों को हटा दिया जाए। भाषा में काव्यात्मकता और दार्शनिकता के स्थान पर जो निर्देशक है वो थोड़ा बहुत भाषा में भी परिवर्तन करे। मतलब आप कहिए तो प्रसाद के नाटकों की पूरी ढांचा ही बदलनी पड़ जाएगी यदि इतने सारे दोषों का निराकरण किया जाए। संभव है, निराकरण हो सकता है, परंतु यही है कि अब संवादों को संक्षिप्त करना और इतना सारा काम करना बड़ा दिक्कत है। फिर बात करते हैं चंद्रगुप्त के नाटक में अभिनय के लिए। तो अभिनय योग्य सिद्ध होता है। अनेक स्थल अभिनय की दृष्टि से बहुत प्रभावशाली हैं। जैसे प्रथम अंक के 5वें दृश्य, सारे दृश्यों के बारे में मैंने आपको बताया है, वो भी अच्छे से हो सकता है। तो ऐसा है कि अभिनय किया जा सकता है। हाँ, संवादों में कठिनाई तो जरूर है। निष्कर्ष के रूप में यदि हम बात करें तो कुछ दोषों के होते हुए भी चंद्रगुप्त को अभिनय की दृष्टि से अयोग्य तो नहीं कह सकते, परंतु उतना अधिक सफल भी नहीं कह सकते। जयशंकर प्रसाद का मत ये जरूर आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, और ये उत्तर यदि आपका प्रश्न आता है तो आपको लिखना ही पड़ेगा। प्रसाद जी नाट्य कला संबंधित, एक सेकेंड, ये पूरा का पूरा मैं मार्क करता हूं। ये देखिए, प्रसाद जी नाट्य कला संबंधी स्वतंत्र आधार लेकर चले हैं, और उसकी परीक्षा के लिए अनुकूल रंगमंच का होना भी आवश्यक है। बिना ऐसा परीक्षा का अवसर दिए यह कहना कि प्रसाद जी की भाषा जटिल है, नाटक नाट्योपयोगी नहीं है, प्राथमिक उत्तरदायित्व से मुंह मोड़ना है। अंततः डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्त क्या कहते हैं? क्रिया व्यापार का वेग, प्रथम और अंतिम दृश्यों का आकर्षक स्वरूप, श्रृंगार और वीर रसपूर्ण संवाद, नाटक के अंत में विषय और व्यक्तित्व का समन्वित उत्कर्ष, प्रभावान्वित सभी गुण उसके नाटकों को अभिनय के अनुकूल बनाते हैं। तो देखिए, अभिनय की अनुकूलता पर यदि प्रश्न आए तो आप पहले गुण बताएंगे, फिर दोष बताएंगे, फिर दोषों का निराकरण बताएंगे, और कहेंगे कि हाँ, चंद्रगुप्त नाटक अभिनय की दृष्टि से उतना अधिक सफल तो नहीं कहा जा सकता, परंतु फिर भी वर्तमान समय में हम देखें तो इसमें कुछ आमूल चूल परिवर्तन करके इसका रंगमंच पर इसकी प्रस्तुति की जा सकती है और बेहतर ढंग से भी की जा सकती है। तो ये था कुल इस वीडियो में हमने जो बातें समझी हैं। इसके अलावा मैं 1 से 2 मिनट में आपको संवाद योजना पर भी बता देता हूं। और संवाद योजना का मतलब क्या है कि देखिए, प्रसाद के नाटकों में, देखिए, नाटक कोई भी हो उसमें मूल जो चीज है वो है संवाद। यदि संवाद आपका अच्छा है, नाटक का संवाद अच्छा है, तो वो नाटक आप कहिए कि दर्शक की दृष्टि से भी और अभिनेता की दृष्टि से भी, दोनों की दृष्टि से वो नाटक सफल माना जाएगा। चंद्रगुप्त की संवाद योजना में बात करें तो भावनात्मक, गतिशील, सरल, सरस, रोचक, कथा को बढ़ाने वाले, पात्रों का चरित्रोद्घाटन करने वाले और उद्देश्य को अभिव्यक्त करने वाले संवाद इसमें हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ये क्या कहते हैं? कहते हैं अपनी शैली की विशेषता के साथ ही उनके संवाद भी भावात्मक हैं, बौद्धिक नहीं। उनमें कोरी बौद्धिकता, संभाषण पटुता या उक्ति वैचिन्य नहीं है। इसी दृष्टि में उन्होंने नाटक में गद्य की जगह काव्य को प्राथमिकता दी है। अब क्या विशेषताएं हैं? तो सरल, सरस, रोचक, ये सब तो आप लिख ही लेंगे, समझ ही लेंगे। अब थोड़ी बहुत बात मैं बस आपको बता देता हूं 2-3 मिनट में, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, जब भी संवाद पर प्रश्न आएगा तो आपको संवाद लिखना पड़ेगा, 1-2 उदाहरण आपको लिखने पड़ेंगे।
अब बीपीएससी में ज़्यादा लंबा क्वेश्चन होता है तो आप समझ लीजिए कि आपको कुछ संवाद तो याद करने ही पड़ेंगे। जैसे कथानक का विकास करने वाले हैं तो ये वाला आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि केवल तुम ही लोगों को अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए ठहरा था। सिंहरण कहते हैं फिर आगे, फिर चाणक्य, फिर सिंहरण। तो ये एक दो आप याद कर लीजिएगा। पात्रों का चरित्रोद्घाटन करते हैं, जैसे कि किसी पात्र में कौन सा भाव है, उनका चरित्र कैसा है, अंतर्द्वंद है या फिर प्रेम भाव है, क्षमा है, करुणा है। जैसे मालविका कहती है कि सम्राट अभी कितने ही भयानक संघर्ष सामने है, तो चंद्रगुप्त कहते हैं कि संघर्ष युद्ध देखना चाहो तो मेरा हृदय फाड़ कर देखो मालविका, आशा और निराशा का युद्ध, भावों और अभावों का द्वंद। तो यहाँ पर आत्मद्वंद दिखता है, अंतर्द्वंद दिखता है चंद्रगुप्त की इस भाषा में। इस संवाद में अंतर्द्वंद है, परिस्थिति के अनुसार भाषा है, परिस्थिति सूचक है, रसानुकूल है। ये सब आप चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका देता हूं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्वगत कथन, स्वगत कथन का मतलब क्या है? स्वगत कथन लंबे लंबे हो गए, मतलब एक बार कोई बोल रहा है तो बोलता ही चला जा रहा है। अब वो जब लंबा कथन होगा ना तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। अब हम निष्कर्ष के रूप में ये कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त के संवाद नाटकीय, काव्यात्मक, दार्शनिक, व्यावहारिक, सरल, सरस, रोचक, संक्षिप्त और रसानुकूल है। अंत में डॉक्टर गोविंद चातक के शब्द आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर प्रसाद के नाटकीय संवादों में काव्यत्व, चिंतन, संवेगात्मकता, माधुर्य, ओज, व्यंग्य आदि कई रंगों का समाहार है। इस तरह से आप इसको एक बार अपने से देखिएगा, मैंने इसको बस थोड़ा सा बताया है और आप इसको देख लीजिएगा, आपके नोट्स में भी होंगे और उसके साथ साथ यहाँ पर भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ये वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूँ कि चंद्रगुप्त से संबंधित इस वीडियो में आप बहुत सारी बातें समझ गए होंगे। चंद्रगुप्त पर संभवतः एक वीडियो और आएगा और उसके बाद हम चंद्रगुप्त नाटक को उसी में समाप्त करेंगे। फिर आगे देखते हैं कि शेखर एक जीवनी है या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी गोदान वाला मैं सोच रहा हूँ कि पहले कर लेते हैं, क्योंकि गोदान यूपीएससी यूपीपीसी सबके सिलेबस में है और एक वीडियो उस पर बन चुका है। 2-4 वीडियो उसमें और भी बनेंगे तो उसके बारे में भी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आखिरी में फिर आपसे कहते हैं कि अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा और प्लीज़ इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए वीडियो को। और अगर आप आंसर राइटिंग प्रोग्राम 45 दिनों का ज्वाइन करना चाहते हैं बिहार पीसीएस के लिए तो 91 690 41 691 9169041691 पे व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। अभी अगर आप 31 अक्टूबर तक करते हैं तो आपको 300 रुपये की छूट है। उसके बाद छठ पूजा के बाद फिर से इसका प्राइस बढ़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।